हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। तो बेसिकली हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉडी के अंदर ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले ड्रग क्या होता है, तो ड्रग आपका सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी होती है जो कि आपको किसी भी मेडिसिन में प्रेजेंट होती है और वही आपको डिसीज़ को डायग्नोज करने में या प्रिवेंट करने में या फिर ट्रीट करने में यूज़ होती है। ठीक है। तो जैसे हमें कोई भी ड्रग या टैबलेट मिलती है तो उसमें आपकी सिर्फ एक सिंगल जो इफ़ेक्टिव ड्रग होती है, बाकी जो है वो आपकी एक्सिपिएंट्स होते हैं जो कि उस ड्रग टैबलेट को बनाने में यूज़ हुए होते हैं। एक्शंस का मतलब तो आप समझते हो कि जो ड्रग बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है उसे ही हम कंबाइंड वे में ड्रग एक्शन कहेंगे। तो ये जो ड्रग एक्शन है वो डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट होती है। ठीक है। कभी कभी सेम इंडिविजुअल में भी वो आपकी डिफरेंट होती है अलग अलग ओकेजन्स पे, और ये इसलिए होती है क्योंकि जो पर्सन्स की फार्माकोकाइनेटिक हैंडलिंग होती है ड्रग की वो डिफरेंट होती है हर इंडिविजुअल में। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक इन सेंस जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एक्सक्रीशन होगा, वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा टारगेट साइट पे कंसंट्रेशन होती है ड्रग की वो आपकी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, जिसकी वजह से हर ड्रग जो है वो आपको अलग इफेक्ट अलग अलग पर्सन में दिखाता है। दूसरी है कि जो नंबर या स्टेट होता है रिसेप्टर्स का या कपलिंग प्रोटीन्स का या जो कंपोनेंट्स होते हैं रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के, वो आपको वेरी कर सकते हैं, या फिर आपको जो न्यूरोजेनिक या हार्मोनल टोन होता है या फिर जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं स्पेसिफिक उनका कंसंट्रेशन वेरी करता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। जैसे कि आपको कैप्टोप्रिल जो है वो हाइपोटेंशन एक्शन तभी शो करते हैं, मतलब बीपी को तभी वो लो करते हैं जब वो फैक्टर डिपेंड करता है कि पर्सन में सोडियम का स्टेटस क्या है। तो ये ड्रग रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस करती है वो आपको बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्टेड होती है, जो कि या तो जेनेटिक हो सकती है या फिर नॉन जेनेटिक हो सकती है, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं या सर्कमस्टांशियल फैक्टर्स हो सकते हैं या पर्सन का खुद में कोई वेरिएबल हो सकता है जिसकी वजह से वो आपको ड्रग को अलग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। तो अगर हम इन फैक्टर्स को अच्छे से समझ लें कि ये जो फैक्टर्स जो कि ड्रग को के एक्शन को मॉडिफाई करते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि पर्सन के लिए स्पेसिफिक डोज डिटरमाइन कर सकते हैं, और अगर उसको वो डोज दिया जा रहा है तो वो पर्सन जो रिस्पॉन्स दे रहा है उसके बेसिस पे हम एक्यूरेट डोज किसी भी पर्सन के लिए डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये जो फैक्टर्स होते हैं ड्रग को आपको दो बेसिस पे मॉडिफाई करते हैं, या तो उसको क्वालिटेटिवली करेंगे या तो फिर उसको क्वांटिटेटिवली करेंगे, यानी क्वांटिटी इन सेंस के अमाउंट के सेंस में, यानी कि जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगा ड्रग का या तो वो साइड पे आपको बहुत ज़्यादा होगा या तो बहुत कम हो सकता है। जो ड्रग की एक्शन है वो या तो इंक्रीज़ हो जाएगी या तो डिक्रीज़ हो जाएगी, और ये आपको बहुत सारे अदर फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। मतलब और इसमें हम ड्रग के अगर डोज को एडजस्ट करें तो फिर आपको रिस्पॉन्स को सही किया जा सकता है। क्वालिटेटिवली इन सेंस क्वालिटी पर्पस से, तो ये आपको जो रिस्पॉन्स ड्रग प्रोड्यूस कर रही है उसमें अल्टरेशन करता है, मतलब इफेक्टिव वे में वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती है या फिर बहुत ज़्यादा करती है, और ये बहुत कम होता है, मतलब इस तरह। तो आपको जो फैक्टर्स आपके ड्रग को अफेक्ट या मॉडिफाई करती है वो है बॉडी साइज, एज, सेक्स, स्पीसीज और रेस, जेनेटिक्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है या किस समय पे उसको एडमिनिस्टर किया गया है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, पैथोलॉजिकल स्टेट्स, अदर ड्रग्स, क्यूमुलेशन या फिर टॉलरेंस। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट या मॉडिफाई करती है। तो वन बाई वन देखते हैं कि ये कैसे करती हैं। बॉडी साइज की बात करें तो ये आपको जो ड्रग का कंसंट्रेशन है कि वो आपके स्पेसिफिक साइट पे जहाँ पे भी ड्रग एक्ट कर रहा है वहाँ पे कितना कंसंट्रेशन उसकी पहुँचेगी। तो जैसे जो बहुत मोटे लोग होते हैं उनको हायर डोज की ज़रूरत पड़ती है, जो पतले लोग होते हैं उनको आपको कम डोज की ज़रूरत पड़ती है। कुछ एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं या बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, या फिर बच्चों के लिए बॉडी वेट के बेसिस पे डोज कैलकुलेट की जाती है, जिसमें इंडिविजुअल डोज जो है वो बॉडी वेट केजी में डिवाइडेड बाय 70 इंटू एवरेज एडल्ट डोज। ये जो एवरेज एडल्ट डोज है वो आपका जो होता है मीडियम बिल्ड पर्सनस के लिए जो डोज होती है वही होती है। ठीक है। तो डोज जो है वो आपको बॉडी वेट के अलावा बॉडी सरफेस एरिया के बेसिस पे भी कैलकुलेट की जाती है, लेकिन मेनली ये आपको एंटी कैंसर ड्रग्स या कुछ अदर ड्रग्स के केस में ही होती है। इसमें जो इंडिविजुअल डोज है वो बॉडी सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.7 इंटू एवरेज एडल्ट डोज। ठीक है।
और ये बॉडी सरफेस एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं डुबॉइस फार्मूला के बेसिस पे, जो कि आपका है BSA यानी बॉडी सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बॉडी वेट kg 0.425 इंटू हाइट सेंटीमीटर 0.725 इंटू 0.007184। तो किसी भी पर्सन की इस फार्मूला पे पुट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो एज। तो एज जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि जो बच्चे होते हैं उनको हम अगर एक टैबलेट से हाफ टैबलेट या 1/4 टैबलेट प्रोवाइड करते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके अलग से आपको दवाइयाँ आती हैं, मतलब पेडियाट्रिक के नाम से आती हैं। तो ये चीज़ होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको कम डोज की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम होता है और उसके अलावा जो एक्सक्रीटरी प्रोसेस होता है वो कम्प्लीटली अभी डेवलप नहीं हुआ होता है। तो अगर उनको हायर डोजेस दिया जाएगा तो उनके बॉडी के अंदर वो टॉक्सिक एक्युमुलेशन होगा, जिससे कि टॉक्सिक इफेक्ट वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो जो डोज होती है इन्फेंट्स या चिल्ड्रंस की, वो भी आपको एडल्ट डोज के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। एडल्ट डोज जो होती है वो आपको 80 से 60 ईयर्स ऑफ एज के बीच में होती है, यानी कि चाइल्ड डोज जो होगा वो एज डिवाइडेड बाई एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। यंग्स फार्मूला है ये। दूसरा फार्मूला डिलिंग्स फार्मूला है, जिसमें चाइल्ड डोज जो है वो एज बाई 20 इंटू एडल्ट डोज। और इसके अलावा ये बॉडी वेट या बॉडी सरफेस एरिया की बेसिस पे भी कैलकुलेट हो सकती है, जिसमें चाइल्ड डोज जो होगा वो बॉडी सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाई 1.7 एवरेज बॉडी सरफेस एरिया इन एडल्ट इंटू एडल्ट डोज से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको एडल्ट डोज का फ्रैक्शन क्यों कैलकुलेट किया जाता है? क्योंकि आपका मैंने बताया कि मेटाबोलाइजिंग एंजाइम सिस्टम जो है वो आपको कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से आपको ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म में टाइम लगता है। जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो आपका फुली डेवलप नहीं होता है, तो ड्रग्स आपके ब्रेन तक भी जा सकते हैं बच्चे के। और इन जो रीनल टिब्यूलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो भी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। जो हेपाटिक मेटाबोलाइजिंग कैपेसिटी होती है वो भी फुली डेवलप नहीं होती है। जैसे कि अगर क्लोरामफेनिकॉल का अगर एडल्ट डोज दिया जाए तो वो बच्चों में ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज कर सकता है। उसी तरह जैसे कि बच्चों में है, वैसे ही ओल्ड एजेस में भी आपको रिड्यूस डोज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके भी वो जो कि उन डिक्लाइन कर रहा होता है, उनके सेल्स वगैरह डिक्लाइन कर रहे होते हैं, उनके बॉडी सिस्टम जो है वो डिक्लाइन कर रही होती है, तो उनका बॉडी के अंदर का सिस्टम जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो तो बेसिक अगर हम कारण की बात करें तो उनका हेपाटिक माइक्रोसोमल ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम जो है वो कम हो चुका होता है। रीनल एज वेल एज मेटाबॉलिक क्लियरेंस जो है वो लो हो चुकी होती है, जिसकी वजह से अगर ड्रग दिया जाए तो वो एक्यूमुलेट होगी बॉडी के अंदर और टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्लो हो चुका हो जाता है क्योंकि मोटिलिटी जो होती है ब्लड फ्लो की इंटेस्टाइन में कम हो जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको लोअर प्लाज्मा एल्बुमिन प्रेजेंट होते हैं। सेक्स जो है वो भी आपको अफेक्ट करती है ड्रग के एक्शन को, क्योंकि जैसे कि मेल इंडिविजुअल को आपको लार्ज डोज की ज़रूरत पड़ती है, फीमेल को मेल के कंपैरेटिव में कम डोज की ज़रूरत पड़ती है। फीमेल्स में जो है वो आपको डोज उनके कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, जैसे प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मेंस्ट्रुएशन कंडीशन, ठीक है, इन कंडीशन के हिसाब से भी उनको डोज डिसाइड किया जाता है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे आपको सैलिसिलेट्स और स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स जो है वो अवॉइड किए जाते हैं, क्योंकि वो ब्लीडिंग को और इंक्रीज़ कर देते हैं। और जो भी ड्रग अगर प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है तो वो उसके फीटस को अफेक्ट कर सकती है, इसलिए उनको भी आपको डोज देख के देना पड़ता है। यदि कोई प्रेग्नेंट होती है तो उसमें बहुत सारे मार्क ऑफ प्रोग्रेसिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, खास करके थर्ड ट्राइमेस्टर में, जो कि ड्रग डिपोजिशन को अल्टर कर सकती है। और वो फैक्टर्स हैं, जीआई मोटिलिटी जो है वो रिड्यूस हो चुकी होती है, जिससे कि ओरली एड्सॉर्ब ड्रग्स जो होते हैं उनका एड्सॉर्प्शन देर से होता है। प्लाज्मा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो चुकी होती है, जिसकी वजह से पोलर ड्रग्स जो है वो जल्दी से बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। और डिफरेंट ड्रग्स जो है वो मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट एक्शन शो करते हैं। जैसे बहुत सारे एंटी हाइपरटेंसिव यानी क्लोनिडीन, मिथाइलडोपा, डाययूरेटिक्स जो है वो मेल्स के सेक्सुअल फंक्शन के साथ इंटरफेयर करते हैं, लेकिन फीमेल्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। कीटोनोजोल जो आपका ड्रग है वो आपको सेक्सुअल डिज़ायर को कम कर देता है मेंस में, लेकिन वुमेन्स में इस तरह का कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है।
अब हम बात करेंगे कि स्पीसीज और रेसेस जो है वो कैसे अफेक्ट करते हैं। तो डिफरेंट स्पीसीज जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्स शो करती है। जैसे रैबिट्स जो है एट्रोपिन के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, और रैट्स और माइस जो है वो डिजिटालिस के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब डिजिटालिस उनमें किसी तरह का कोई एक्शन प्रोड्यूस नहीं करती है, कोई रिस्पॉन्स उनमें नहीं देखने को मिलता है अगर उन्हें दिया जाता है। तो ह्यूमन बींग्स में आपको रेशियल डिफरेंस जो है वो भी देखा गया है कि अफेक्ट करती है ड्रग के एक्शन को। तो जैसे ब्लैक्स को जो है ब्लैक्स हायर डोज की ज़रूरत पड़ती है, और मंगोल्स को लोअर कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है एट्रोपिन और एफेड्रिन की, उनके पीपल को डायलेट करने के लिए। इंडियंस जो है वो थायर एसिटाजोन को वाइट्स के कंपैरेटिव ज़्यादा इजीली टॉलरेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जेनेटिक्स कैसे अफेक्ट। तो जो ड्रग के डोज होते हैं वो आपको डिफरेंट इंडिविजुअल में अलग अलग रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ट्रांसपोर्टर, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, आयन चैनल, रिसेप्टर्स अपने कपलर्स के साथ और इफेक्टर्स जो होते हैं वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं। फार्माकोजेनेटिक वो आपका वो ब्रांच है जो कि आपको जेनेटिक्स का क्या इन्फ्लुएंस ड्रग के एक्शन पे पड़ता है और कैसे बॉडी हैंडल करती है उसकी स्टडी करी जाती है। और फार्माकोजेनोमिक्स जो है वो आपको इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है कि पर्सन को कौन सा ड्रग दिया जाएगा और उनका डोज क्या होगा डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल जो भी पर्सन है उसके बेसिस पे। तो अगर गॉसियन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है बहुत सारे ड्रग्स के केसेस में। कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं वो भी आपको ड्रग रिस्पॉन्स में वेरिएशन कॉज करते हैं। जैसे कि G6PD डेफिशिएंसीज जो है वो आपको प्रीमाक्विन के साथ हेमोलिसिस कॉज करती है, और अदर ऑक्सीडाइजिंग ड्रग्स जैसे कि सल्फोनामाइड्स, डेप्सोन और क्विनीन के साथ डाइहाइड्रोपायरिमिडीन डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी जो है वो सीवियर 5-फ्लोरोयूरासिल टॉक्सिसिटी कॉज करती है। थायोप्यूरिन मिथाइल ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी जो है वो आपको बोन मैरो को केरस को इंक्रीज कर देती है, और सिस मरकैप्टोप्यूरिन और एजाथायोप्रिन की टॉक्सिसिटी को भी इंक्रीज कर देती है। ठीक है, अब हम देखते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी ड्रग का गवर्न करता है कि आपको ड्रग की इंटेंसिटी क्या होगी, मतलब किस इंटेंसिटी और स्पीड से वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। अगर ड्रग को इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जा रहा है तो लेस डोज की ज़रूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू अगर ओरल डोज दिया जा रहा है तो। ठीक है, और एक ड्रग जो है वो इंटायरली डिफरेंट यूज़ होती है थ्रू आउट डिफरेंट रूट्स। जैसे कि अगर मैग्नीशियम सल्फेट जो है ओरली दिया जा रहा है तो वो परगेटिव का काम करती है, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट अगर आईवी दिया जा रहा है तो वो सीएनएस डिप्रेशन और हाइपोटेंशन कॉज करती है, यानी कि बीपी को लो कर देती है। अब हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और जो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कैसे अफेक्ट करता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में सबसे पहले क्लाइमेट जो है, इसमें क्या होता है कि हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर में मेटाबॉलिज्म कम होता है। परगेटिव्स जो है वो समर्स में ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, जबकि डायूरेटिक्स जो है वो विंटर में अच्छे से काम करते हैं। ऑक्सीडेशन जो ड्रग का है वो आपको हायर एल्टीट्यूड पे लो होता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम होता है। टाइम की बात करें तो अगर एम्प्टी स्टमक जो है वो ड्रग दिया जाता है तो वो क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है। डायूरेटिक्स जो है वो आपको मॉर्निंग में दिया जाता है पर इवनिंग में कभी नहीं दिया जाता, क्योंकि आपको डायूरेटिक्स का क्या है कि यूरिन को आपको यूरिन के फ्लो मतलब बॉडी से वाटर का एलिमिनेशन कॉज करती है, यानी कि पर्सन को फ्रिक्वेंटली बाथरूम जाना पड़ता है, तो इसलिए रात में नहीं दी जाती है। हिप्नोटिक्स जो है वो रात में अच्छे से काम करते हैं क्योंकि हिप्नोटिक्स जो है वो सीएनएस डिप्रेशन कॉज करते हैं, ड्राउजीनेस कॉज करते हैं और पर्सन को नींद आने लगती है, तो इसीलिए रात में जब उनको दिया जाता है तो लेस डोज की भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। जो पेशेंट का बिलीफ है, एटीट्यूड्स और एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपकी ड्रग की एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई पर्सन जो है उनको लगता है कि जब तक वो मेडिसिन नहीं खाएंगे तब तक वो ठीक नहीं होंगे, छोटे छोटी चीज़ों के लिए भी। ठीक है, जैसे सर में दर्द हो गया तो विदाउट मेडिसिन सही नहीं होगा। तो ये आपकी जो पेशेंट की साइकोलॉजी है वो आपको जो है अफेक्ट करती है ड्रग के एफिशिएंसी को। जैसे कि नर्वस और एनेक्सियस पेशेंट्स जो हैं वो उनको जनरल एनेस्थेटिक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभी कुछ पेशेंट्स को प्लेसेबो यानी कि इनर्ट सब्सटेंस एज अ ड्रग दिया जाता है और वो पर्सन को ठीक कर देती है। ठीक है, मतलब कि वो ड्रग तो नहीं होती लेकिन ड्रग जैसी होती है, लेकिन उसका खुद का कोई अपना रिस्पॉन्स वो नहीं प्रोड्यूस करती है।
नेक्स्ट है आपको पैथोलॉजिकल स्टेट, यानी कि बहुत सारे ऐसे डिसीज़ हैं जो कि ड्रग के डिस्पोजिशन और ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करती है। जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीज़, ये क्या करती है कि ये आपके ओरली एब्जॉर्ब ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अल्टर करती है, या तो वो इंक्रीज़ कर देती है एब्जॉर्प्शन, जैसे कि सिफेलेक्सिन का कोलिक डिसीज़ में हो जाता है, या तो डिक्रीज़ कर देती है एब्जॉर्प्शन, जैसे एमॉक्सिसिलिन का कोलिक डिसीज़ में, या एस्पिरिन का एक क्लोरहाइड्रिया में एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। डिसीज़ में क्या होता है कि जो बायोअवेलेबिलिटी होती है ड्रग की, जो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होते हैं, उनकी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, और वो प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है एसिड ड्रग्स की, जैसे डिक्लोफेनाक परफेरिन की। ये डिक्रीज़ कर देता है मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन ड्रग कुछ ड्रग्स का, और डिक्रीज़ करता है कि प्रो ड्रग्स जो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है उसके इफेक्ट को, जिसको कि हेपाटिक मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत पड़ती है। तो किडनी डिसीज़ अगर किसी पर्सन को है तो उसमें जो ड्रग्स हैं उनका क्लियरेंस, जो कि आपको बेसिकली अनचेंज्ड एक्सक्रीट होती है, उनके क्लियरेंस को डिक्रीज़ कर देता है। ब्लड ब्रेन बैरियर की परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है ओपिएट्स, बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजेपिन, जिसकी वजह से ज़्यादा सीएनएस डिप्रेशन होने लगता है। टारगेट ऑर्गन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है वो आपको ज़्यादा फ्लूइड का रिटेंशन करने लगते हैं। सिस्टमिक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जीआईटी से आपका ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि म्यूकोजल एडेमा यानी कि स्वेलिंग हो जाती है और स्प्लैनिक वैसो कंस्ट्रक्शन की वजह से। उसके अलावा ये आपको जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको या तो इंक्रीज़ कर देती है या तो डिक्रीज़ कर देती है, क्योंकि आपको टिश्यू परफ्यूजन हो जाता है उसकी वजह से। ये ड्रग्स के रिटार्डेशन, ड्रग के एलिमिनेशन को रोक देती है, क्योंकि आपको परफ्यूजन डिक्रीज हो जाता है और लिवर में कंजेशन हो जाता है, और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केसेस में। थायराइड डिसीज़ में क्या होता है कि अगर हाइपोथायरॉयड, जिसमें कि थायराइड का कम प्रोडक्शन हो रहा है, वो आपको डिजॉक्सिन, मॉर्फिन और सीएनएस डिप्रेशन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। हाइपोथायरॉयड, जिसमें कि थायराइड का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, वो आपको इनोट्रॉपिक एक्शंस के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं। वो एरिथमिक एक्शन जो होता है डिजॉक्सिन का, उसके लिए काफ़ी प्रोन हो जाते हैं, मतलब एरिथमिक एक्शन प्रोड्यूस करने लगता है बॉडी के अंदर डिजॉक्सिन। अदर ड्रग्स, तो दूसरे ड्रग्स जो है वो या तो मतलब कि एक ड्रग और दूसरा ड्रग दोनों एक दूसरे के साथ या तो आपको एक दूसरे के रिस्पॉन्स को बढ़ा देते हैं या फिर दूसरे के एक्शन को घटा देते हैं। इस तरह का आपको दूसरे ड्रग जो है दूसरे ड्रग को अफेक्ट करते हैं, मतलब एक ड्रग दूसरे ड्रग को अफेक्ट करता है। क्यूमुलेशन जो है वो बॉडी के अंदर किसी भी ड्रग का जमा हो जाना हो जाता है, अगर आपका रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रेट ऑफ एलिमिनेशन से ज़्यादा हो, तो जिसकी वजह से कोई भी ड्रग अगर बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगी तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉलरेंस। तो बहुत सारे इंडिविजुअल जो है उनको अगर एक रेगुलर ड्रग दी जाती है तो वो उसके लिए टॉलरेंस डेवलप कर लेते हैं, मतलब उसके लिए अगर उनके उस डिसीज़ को ट्रीट करना है तो उन्हें ज़्यादा ड्रग की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो या तो आपका नेचुरल हो सकता है या तो एक्वायर्ड हो सकता है। कुछ स्पीसीज़ और वो आपको लेस सेंसिटिव होते हैं कुछ ड्रग्स के लिए, और एक्वायर्ड में क्या है कि रिपीटेड यूज़ किया जा रहा है ड्रग का, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं। क्रॉस टॉलरेंस जो है वो आपको फार्माकोलॉजिकली रिलेटेड ड्रग्स एक दूसरे के लिए जो रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं उसको कहते हैं। अल्कोहलिक्स हैं वो आपको टॉलरेंट होते हैं बार्बिचुरेट्स और जनरल एनेस्थेटिक के लिए, क्योंकि अल्कोहल भी आपको जो है वो आपको एक तरह से सीएनएस का डिप्रेशन कॉज करता है। टेकीफाइलेक्सिस जो है वो आपका रैपिड डेवलपमेंट होता है टॉलरेंस का, अगर किसी ड्रग को आपको जल्दी क्विक सेशंस में दिया जा रहा हो तो। और ड्रग रेजिस्टेंस जो है बेसिकली आपको जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टॉलरेंस को कहा जाता है, जिसकी वजह से वो एंटी माइक्रोबियल्स के लिए रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। तो ये आपने देखा कि कैसे अलग अलग फैक्टर्स जो है वो ड्रग के रिस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।